हेलो एवरीवन। टैक्सेशन लॉ के क्लास में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। टैक्सेशन लॉ की आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ डेफिनेशंस को लेकर। डेफिनेशंस अंडर टैक्सेशन लॉस, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो इस एक्ट के तहत दी हुई है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यानी कि एलएलबी के जो आपके एग्जाम्स होंगे उसके अकॉर्डिंग भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलिए हम इन डेफिनेशंस को देखते हैं, ताकि आगे जो आने वाले आपके चैप्टर्स हैं उनमें जहाँ जहाँ ये टर्म्स यूज़ होगी तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। नाउ स्टार्ट द क्लास। फर्स्टली हम बात करेंगे पर्सन के बारे में, यानी कि व्यक्ति के बारे में। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पर्सन की जो डेफिनेशन दे रखी है वो दे रखी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में। ठीक है, इस पर्सन में, इस व्यक्ति में कौन कौन व्यक्ति शामिल है। देखिए एक मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर पर्सन शब्द में नेचुरल पर्सन भी शामिल है और आर्टिफिशियल एंड इलीगल जो पर्सन है वो भी इसमें इंक्लूड होगा। तो यहाँ मैंने आपको लिस्ट बना के यहाँ पे आपके सामने शो करी है। ये व्यक्ति जो है पर्सन के डेफिनेशन में इस एक्ट के तहत आएंगे। नाउ वी स्टार्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। फर्स्ट इज इंडिविजुअल, यानी कि एकल व्यक्ति। जो कौन कौन हो सकता है, नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है, या अनसाउंड माइंड पर्सन भी हो सकता है, इस एक्ट के तहत डेफिनेशन में शामिल होगा। सेकेंड इज HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अविभाजित परिवार भी जो है इस एक्ट के तहत यानी कि पर्सन माना जाएगा। टैक्स इम्पोज करने के लिए ये भी पर्सन होगा। सेकंड इज ऑल टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म सभी प्रकार के जो पार्टनरशिप फर्म्स होगी वो भी यहाँ पर इसमें शामिल होगी। फोर्थ इज कंपनी की हम बात करें, चाहे वो लिस्टेड कंपनी हो या अनलिस्टेड कंपनी हो, पर्सन शब्द में शामिल होगी टैक्स इम्पोज करने के लिए। फिफ्थ इज AOP और BOI मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो यहाँ मैंने आपको एक चीज़ अच्छे से समझा देनी है। देखिए यहाँ जैसा मैं एग्जांपल देके आप लोग को समझा दूंगी। अगर हम फर्स्टली बात करें कि AOP क्या होता है, तो ये हो गई एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसे हम बोलेंगे। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए ये तो है एक नेचुरल पर्सन मिस्टर X और ये है कंपनी MNP लिमिटेड। ठीक है, तो अगर ये दोनों मिलकर किसी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं आपस में, तो इनकी जो जॉइनिंग है, जिसमें जॉइंट वर्क ये जो कर रहे हैं, ये मिलकर क्या कहलाएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। जबकि अगर हम बात करें बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स की, तो अगर किसी व्यवसाय में मिस्टर A, मिस्टर B और मिस्टर C तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो वो कहलाएगा आपका बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि जहाँ पर सब कौन है, नेचुरल पर्सन्स है। क्लियर। नाउ इसके बाद शामिल है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी भी यहाँ पर टैक्स इम्पोज करने के लिए पर्सन की डेफिनेशन में शामिल होगी, लाइक जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और एनी अदर लोकल बॉडी। फिर एवरी आर्टिफिशियल जूरिस्टिक पर्सन नॉट फिलिंग इन एनी ऑफ द अबव कैटेगरीज। ऐसा हर एक लीगल और आर्टिफिशियल जूरिस्टिक पर्सन जो कानून की नज़र में व्यक्ति की परिभाषा में आ रहा है, जो ऊपर वाली बताई गई जो कैटेगरीज मैंने यहाँ आपको ऊपर बताई है, इन कैटेगरीज में जो शामिल नहीं है वो भी पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा, जैसे यूनिवर्सिटी और बार काउंसिल। ओके, नाउ हम बात करेंगे असेसी की डेफिनेशन। ठीक है, निर्धारित कौन होगा। तो एक कीवर्ड के रूप में मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, यहाँ पर डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे। असेसी का मतलब उस व्यक्ति से समझ लो जिसको कि कोई टैक्स पे करना है, मतलब जिस पर्सन के ऊपर लायबिलिटी है टैक्स को पे करने की। दैट्स इट। अब असेसी कौन कौन हो सकता है, कोई भी पर्सन, जो भी हमने जस्ट डेफिनेशन में पढ़ा है पीछे। Okay, now we start about definition. Any person by whom any tax or any other sum of money is payable under this act. कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको किसी प्रकार का कोई कर या किसी प्रकार की सम ऑफ मनी देनी है, किसी प्रकार का कोई पेमेंट करना है, भुगतान करना है, वो व्यक्ति कौन हो जाएगा, आपका असेसी हो जाएगा। पर्सन हम देखकर आ चुके हैं, ये सम ऑफ मनी मैं भी आपको आगे समझाती हूँ। ठीक है, अब इसमें एक बार मैं इसको रेड आउट कर लेती हूँ। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में अगली स्लाइड में इसको लिखा है, मैं आपको आराम से वहाँ समझा दूँगी। फर्स्ट कौन व्यक्ति शामिल होगा, देखिए हमें मेनली इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। 3 चीज़ें हैं असेसी में इंक्लूड होगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट कौन होगा, एवरी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन टेकन। यानी कि इस अधिनियम के तहत जिस व्यक्ति के विरुद्ध कोई लीगल एक्शन यानी कि कोई विधिक कार्यवाही, प्रोसीडिंग विधिक कार्यवाही जो है वो चल रही है, तो वो व्यक्ति कौन होगा, असेसी होगा। ठीक है, अब ये विधिक कार्रवाई कब कब चल सकती है, देखिए ये 3 पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं, A, B एंड C। पहला पॉइंट है फॉर द असेसमेंट, यानी कि कंप्यूटेशन और वैल्यूएशन ऑफ हिज और हर इनकम और ऑफ द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल।
मतलब अगर उस व्यक्ति की कोई इनकम है, उस इनकम का मूल्यांकन करने के लिए, उस इनकम की गणना करने के लिए कि भाई उसको किन किन स्रोतों से इनकम हो रही है, जैसे मान लीजिए वो अपनी इनकम को छिपा रहा है, तो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग चलेगी, लीगल एक्शन लिया जाएगा कि आखिर ये पता चले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि कौन कौन सी स्रोतों से उसे आय हो रही है। तो उसे हम क्या कहेंगे कि जब उस व्यक्ति के अगेंस्ट लीगल एक्शन चल रहा है। समझ में आ गई? तो ऐसा व्यक्ति भी एसएससी के रूप में यहाँ शामिल होगा। दूसरी बात, टू डिटरमाइन द लॉस सस्टेन्ड बाय हिम और बाय सच अदर पर्सन। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना लॉस दिखाकर कि मुझे नुकसान हुआ है और लॉस दिखा दिया, और क्योंकि लॉस दिखाएगा तो उस पर तो टैक्स लगेगा ही नहीं, जो उसकी इनकम होगी उस पर टैक्स लगेगा ना। तो अगर कोई व्यक्ति अपना लॉस दिखाता है कि मुझे लॉस हुआ है, तो वाकई में उसको लॉस हुआ है या नहीं ये पता करने के लिए भी उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती है ना। तो वो भी जब भी प्रोसीडिंग्स चलेगी वो क्या होगा, पर्सन की डेफिनेशन में यहाँ शामिल किया जाएगा। ठीक है। थर्ड इज द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम और टू सच अदर पर्सन। ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई अमाउंट रिफंड बकाया हो, जैसे ऐसे व्यक्ति का कोई बकाया हो, यानी कि पहले उसका कोई उसने कर नहीं चुकाया था, वो अब उसको वापस से या तो उससे लेना है या फिर उसको कोई रिफंड हमको देना है। ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति के खिलाफ अगर पता करने के लिए कितनी राशि रिफंडेबल है, ये सब पता करने के लिए भी लीगल एक्शन चलाया जा सकता है। तो वो भी यहाँ पे एसएससी की डेफिनेशन में शामिल होगा। ठीक है। अब सेकेंड पर्सन कौन होगा? every person who is deemed to be an assessee under the provisions of this act। इस एक्ट के प्रोविजंस के अंदर जो है हर एक व्यक्ति जिसको कि असेसी माना गया है वो भी यहाँ असेसी की डेफिनेशन में शामिल होगा। अभी आगे मैं आपको इसको और डिटेल में समझाऊंगी। असेसी इन डिफॉल्ट, तो असेसी इन डिफॉल्ट से क्या मतलब है? when he or she fail to comply with duties imposed under this act। अगर कोई व्यक्ति इस एक्ट के तहत कोई कर या कोई भी राशि चुकाने में, मतलब अपना जो ड्यूटीज़ है उनको फॉलो करने में फेल रहा हो, जैसे उसको कोई कर या कोई राशि चुकानी थी लेकिन वो नहीं चुका पाया, तो भी वो असेसी है। वो कौन सा असेसी है? असेसी इन डिफॉल्ट, और वो भी यहाँ असेसी की डेफिनेशन में शामिल होगा। क्लियर हुई बात? अब इसको मैं और भी अच्छे से इजी करने के लिए आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर अगर हम एनी टैक्स की बात करते हैं तो वो कौन सा हो गया? जैसे इनकम टैक्स हो गया या टीडीएस हो गया या सीडीटी हो गया, ये मैंने नीचे आपको बता दिया है, फुल फॉर्म मैंने इसकी यहाँ पर लिख दी है आपको। फिर अगर हम बात करें, जैसा मैंने कही थी कि मैं आपको बताऊंगी एनी अदर सम ऑफ मनी क्या होता है बच्चों, तो इसका मतलब होता है कि किसी प्रकार का यदि उस व्यक्ति को, उस पर्सन को इंटरेस्ट देना हो या समय पर उसने टैक्स नहीं पे करा इस वजह से उसको पेनल्टी देनी हो, तो वो क्या कहलाएगी यहाँ पर? एनी अदर सम ऑफ मनी। ठीक है। कुछ अलग से कुछ धन जो उसको देना पड़ेगा वो। फिर यहाँ मैंने सारे पॉइंट्स को वापस से डिक्टेट कर दिया है, आपको हिंदी में भी लिख दिया है आप लोगों की सुविधा के लिए, कि किसी भी व्यक्ति के संबंध में जब इस एक्ट के तहत कोई लीगल एक्शन स्टार्ट होगा तो वो असेसी कहलाएगा। अब लीगल एक्शन कब कब स्टार्ट होगा, तो ये मैंने आपको बता दिया है, जैसे उसकी आय का निर्धारण करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब ए ने टैक्स से बचने के लिए अपनी प्रॉपर्टी अपने माइनर सन के नाम कर दी, तो उस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम माइनर की इनकम होगी। ठीक है। अब मिस्टर ए को तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये सोच रहे हैं मिस्टर ए, बट अकॉर्डिंग टू क्लबिंग ऑफ इनकम, जब हम क्लबिंग ऑफ इनकम की बात करते हैं, दैट प्रोवाइडेड माइनर्स इनकम इज रिगार्डेड एज पेरेंट्स इनकम। माइनर की इनकम भी क्या मानी जाती है? पेरेंट्स की इनकम मानी जाती है। तो वो इस तरह से इनकम को छुपा नहीं सकता, इस इनकम पर भी उस पेरेंट को टैक्स देना होगा। नाउ सेकेंड हमने कंडीशन दी थी कि या फिर लीगल एक्शन इस बात के लिए किया गया हो कि जब कभी पिछले वर्ष आपको लॉस हुआ तो अब कर निर्धारण वर्ष में प्रॉफिट होने पर उस लॉस को घटाकर बाकी बचा हुआ जो अमाउंट है उस पर ही टैक्स लगेगा ना आपका। ठीक है। अब हो सकता है कि आपने कहीं वो टैक्स गलत, वो लॉस जो है आपने दिखाया हो, वो लॉस आपने ऐसे ही तो नहीं दिखा दिया हो, बनावटी तो नहीं हो, उसको चेक करने के लिए। जैसे ए को पिछले वर्ष 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ बिजनेस में और इस बार 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो अब ए को इस बार के प्रॉफिट यानी कि 5 लाख पर टैक्स नहीं देना, बल्कि 5 लाख माइनस 2 लाख यानी केवल 3 लाख पर टैक्स देना है। ठीक है। तो ऐसे में कई बार लोग क्या करते हैं कि टैक्स बचाने के पर्पस से लॉस ज़्यादा बता देते हैं। ऐसे में भी आपके खिलाफ अगर लीगल एक्शन चलाया जाता है तो वो क्या होगा? असेसी की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। क्लियर हुई बात? तीसरा फिर मैंने आपको बताया था कि या फिर कहीं रिफंड ज़्यादा या कम तो नहीं किया गया। भैया आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रिफंड दिया तो कहीं कम या ज़्यादा नहीं किया गया। इस बात का पता लगाने के लिए भी क्या किया जाएगा? आपके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती है। क्लियर हो गई बात?
फिर आगे कहते हैं हम लोग कि फॉर अबाउ प्रोसीडिंग्स द डिपार्टमेंट मस्ट बी इशूड द लीगल नोटिस टू यू। अगर इस तरह से उपरोक्त जो भी हमने विधिक कार्यवाहियाँ पढ़ी है अगर वो आपके खिलाफ चलाई जाती है तो उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको क्या देगा, नोटिस इशू करेगा, एक लीगल नोटिस दिया जाएगा और उस लीगल नोटिस में ये सेक्शन भी मेंशन होगा कि किस सेक्शन के तहत आपके खिलाफ वो प्रोसीडिंग चलाई जा रही है। ठीक है, अदरवाइज नॉट मेंशन इन द नोटिस विल बी इनवैलिड। लेकिन अगर ऐसे नोटिस में कोई ये सेक्शन वगैरह ये शामिल नहीं है कि क्यों आपके खिलाफ कार्रवाई चलाई जा रही है, वो नोटिस इनवैलिड होगा। ठीक है, सेकंड हमने देखा था कि कोई भी व्यक्ति जिसे इस एक्ट के तहत असेसी मान लिया जाए। ठीक है, जैसे अगर हम ट्रस्ट की बात करें तो ट्रस्टी इज ऑल्सो असेसी अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। इस एक्ट में जैसे ट्रस्टी को माना गया है असेसी, वैसे ही माना जा सकता है किसी पर्सन को। तीसरा हमने देखा था कि असेसी इन डिफ़ॉल्ट भी असेसी होगा, यानी कि जिस व्यक्ति ने इस एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करा वह भी असेसी तो कहलाएगा ही। जैसे ए बिजनेसमैन है और उसने अकॉर्डिंग टू एक्ट अकाउंट्स बुक को मेंटेन नहीं करा, तो ए इज कॉल्ड असेसी इन डिफ़ॉल्ट। ए क्या कहलाएगा, असेसी इन डिफ़ॉल्ट। क्लियर? नाउ वी डिस्कस अबाउट असेसमेंट ईयर। अब दो डेफिनेशन हमने देख ली स्टूडेंट्स, पहले हमने पर्सन की बात करी, देन फिर हमने असेसी की बात करी। अब हम बात करते हैं असेसमेंट ईयर क्या होता है, जिसके बारे में इस एक्ट की सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में इसको डिफाइन किया गया है। तो जनरली पहले हम ये पढ़ ही लेते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 क्या कहता है। देखिए नीचे, असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स बिगिनिंग विद द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर उपधारा 9 जो है वो क्या कह रही है कि असेसमेंट ईयर का मतलब 12 महीनों की उस अवधि से है जो कि अप्रैल के प्रथम दिन शुरू होती है और मार्च के 31वें दिन अगले साल के 31 मार्च को ख़त्म होती है। तो इस तरह से 12 मंथ्स का ये पूरा पीरियड होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में मैंने आपको बता रखा है कि जैसे 20-21 में जितनी भी इनकम होगी वह है प्रीवियस ईयर, मींस जिस पर टैक्स देना है। आपको मैंने पहले समझाया भी है और क्लास में भी मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ। इनकम टैक्स किस पर इम्पोज किया जाएगा, उस इनकम पर जो हमने प्रीवियस ईयर में कमा ली है, और टैक्स देना होगा किस हिसाब से, करंट ईयर के स्लैब के हिसाब से। यानी कि इसका असेसमेंट ईयर कौन सा हो जाएगा 20-21 की इनकम का, 21-22। क्लियर? और यहाँ मैंने छोटे छोटे कीवर्ड आपको समझाने के लिए लिख भी दिए हैं। क्या, प्रीवियस ईयर, ईयर इन विच इनकम जनरेट। प्रीवियस ईयर कौन सी होगी, जिस साल हमने इनकम को कमाया है। ठीक है, और असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, ईयर इन विच टैक्स लायबिलिटी अराइजेज, वो साल जिसमें कि हमारी टैक्स लायबिलिटी अराइज होगी। नाउ सेक्शन 3 डिफाइंस प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया गया है, वैसे तो आप लोगों ने यहाँ समझा दिया है मैंने आप लोगों को। तो प्रीवियस ईयर यानी कि पिछला वर्ष क्या होगा, द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, यानी प्रीसीडिंग यानी कि तुरंत पूर्व वाला, जो असेसमेंट ईयर के तुरंत पहले वाला होता है। असेसमेंट ईयर तो क्या हुआ होता है, हमारा करंट ईयर भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो करंट ईयर जिस साल हमें टैक्स देना है, जिस साल की रेट के हिसाब से हमें टैक्स देना है, उसका जस्ट पहले वाला ईयर वो क्या कहलाएगा, प्रीवियस ईयर। ओके, now we discuss about very important definition, income defines in section 2 subsection 24। इस अधिनियम के धारा 2 की उपधारा 24 जो है वो इनकम यानी कि आय के डेफिनेशन के बारे में बात करती है। ये देखिए इसमें कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी, एक्चुअल में ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है और बहुत सारे हेड्स को अपने अंदर शामिल करती है कि इनकम किन किन तरीक़ों से होगी। अगर उन तरीक़ों से आपको इनकम होती है तो वो यहाँ पर इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए इनकम शब्द में शामिल होगी। तो आइए देखते हैं जनरली हम इनकम किस चीज़ से मानते हैं। इनकम मीन्स पीरियोडिक रिसीप्ट्स फ्रॉम वन बिजनेस, वर्क, लैंड इन्वेस्टमेंट्स एट्सेट्रा। यही तो कहते हैं हम लोग कि हमें कहीं से किसी बिजनेस से, कोई काम करने से, हमने कोई ज़मीन बेच दी मान लीजिए, ठीक है, तो ये हमें कोई आय हुई है तो वो क्या कहलाएगी, इनकम ही कहलाएगी हमारी। ठीक है, अब आय में कौन कौन सी मदें शामिल होगी ये यहाँ हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में देखते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 विल इंक्लूड, देखिए यहाँ अलग अलग से मैंने ये बना दिया है। जैसे सैलरी इसमें शामिल होगी, वेतन। आप एक चीज़ ध्यान रखिए ना, इनकम के मैंने 5 आपको सोर्सेज बताए थे, वो तो आपको कन्फर्मली याद होने चाहिए। 5 सोर्सेज ऑफ इनकम ये मैंने आपको बताए थे कि हमको यही चीज़ें पढ़नी है ना। मैं एक बार फिर से आपको यहाँ ऑनलाइन भी बता देती हूँ। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये बताए थे 5 चीज़ें हैं ये आपकी, इनसे आपको इनकम होती है।
अब देखिए क्या क्या शामिल हो गया इसमें, इनकम फ्रॉम सैलरी, वेजेस भी इसमें शामिल होगी, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, कमीशन या कोई रिबेट है वो भी आपका इनकम माना जाएगा, प्रोविडेंड या डिविडेंड है वो भी आपका इनकम माना जाएगा, गेन चाहे कैपिटल गेन हो चाहे शॉर्ट टर्म गेन हो, पूंजीगत लाभ हो चाहे से आपका कम अवधि का लाभ हो, वो सब इसमें लाभों के रूप में शामिल होंगे। अदर मॉनेटरी बेनिफिट्स, अन्य जो कोई मौद्रिक लाभ होते हैं आपको वो यहाँ पे शामिल होंगे। फिर है आपका वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस रिसीव्ड बाय ए ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन विच आर क्रिएटेड होली और पार्शली फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस। अगर स्वैच्छिक किसी ने किसी प्रकार का कोई, जैसे किसी ट्रस्ट द्वारा, ठीक है, होली या पार्शली कोई उद्देश्य, चैरिटेबल उद्देश्य के लिए, मतलब पायस पर्पस के लिए या धार्मिक उद्देश्य के लिए किसी प्रकार का वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, वो इसमें शामिल होगा। परक्यूसाइट्स यानी कि अनुलाभों की हम बात कर रहे हैं, अलग से एक चैप्टर मैंने अभी आपको क्लास में पढ़ाया भी था कल, और फिर हम अलाउंसेस की बात कर लें तो वो भी यहाँ शामिल होंगे। एनी अदर इंटरेस्ट, अगर सैलरी, बोनस या कमीशन जो भी हमें मिलता है, कोई इंटरेस्ट मिलता है हमें सैलरी पर, या बोनस मिल रहा है या कमीशन मिल रहा है, तो वो भी यहाँ शामिल सैलरी के रूप में शामिल होंगे। ठीक है, तो अच्छा, ये तो कुछ नाम इंपॉर्टेंट जो मदों के नाम हो गए। अब इनमें क्या विशेषताएं हो, मतलब हम यहाँ से कोई भी एक पॉइंट उठा लेंगे तो उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए कि वो इस अधिनियम के तहत आय माना जाए। ठीक है, तो अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि निम्नलिखित विशेषताएं शामिल होने पर किसी प्राप्ति को इस अधिनियम के तहत आय माना जाएगा, अन्यथा नहीं। तो सबसे पहला तो क्या होना चाहिए, डिफाइन सोर्स। ठीक है, आय का स्रोत होना, हाँ, तो आय का स्रोत होना चाहिए, कहीं ना कहीं से जो आय जो हमें प्राप्त हो रही है उसका कोई ना कोई रेगुलर सोर्स होना चाहिए। ठीक है, जैसे प्राप्त होने वाली राशि का कोई ना कोई स्रोत होना चाहिए, चाहे वो लीगल हो या इलीगल, ये फर्क नहीं पड़ता, बस हमें क्या देखना है कि वो आय किसी स्रोत से हमें, किसी सोर्स से हमें प्राप्त हो रही हो। इनकम फ्रॉम आउटसाइड, आय हमेशा बाहरी स्रोत से होनी चाहिए, देखो है ना, नो वन कैन अर्न फ्रॉम हिमसेल्फ, इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम आउटसाइड। कोई भी व्यक्ति स्वयं से ही अपनी आय प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है ना, मेरे एक हाथ ने दूसरे हाथ को पैसे दे दिए कि लो भाई ये 5000 रुपीज़ तुम्हारी इनकम है क्योंकि तुमने ये अच्छा काम किया है, तो वो कोई मेरी इनकम नहीं है, क्योंकि इनकम क्या है, बाहरी स्रोत से हमें, है ना, एक्सटर्नल सोर्स से हमें प्राप्त होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए रिसीव्स पॉकेट मनी फ्रॉम हिज फादर इज़ नॉट इनकम, सीधी सी बात है। ए अगर अपनी पॉकेट मनी अपने फादर से प्राप्त करता है तो वो उसकी इनकम तो नहीं है ना, वो उसके घर से ही तो जा रही है उसके पास। फिर हेड ऑफिस, मान लीजिए हेड ऑफिस में बहुत सारा ट्रांसफर्स मनी टू ब्रांच ऑफिसेज इज नॉट इनकम, बिकॉज दीज आर वन पार्ट, सभी ऑफिसेज एक ही पार्ट है। तो हेड ऑफिस अगर ट्रांसफर कर रहा है ब्रांच ऑफिसेज को मनी, तो वो उनकी इनकम थोड़ी होगी, वो सभी एक ही तो है। थर्ड जो इसमें विशेषता होनी चाहिए वो है डाइवर्जन ऑफ इनकम और डिवाइडेशन ऑफ इनकम, अर्थात आय का विभाजित होना। देखो, आय का किसी दूसरे को चले जाना, इसका ये मतलब भी है। जैसे मान लो डाइवर्जन ऑफ इनकम मीन्स दैट अ पार्ट ऑफ इनकम और होल ऑफ सच इनकम डज रीच द असेसी, इट इज डाइवर्टेड टू सम अदर पर्सन ड्यू टू सम लीगल ऑब्लिगेशन। मतलब देखिए, किसी व्यक्ति ने कुछ कमाया और उसका अगर कोई हिस्सा अकॉर्डिंग टू लॉ किसी दूसरे व्यक्ति को जा रहा है तो वो उसकी इनकम में से तो कट ही जाएगा ना बेटा। ठीक है, डाइवर्जन हो रहा है क्योंकि उसकी इनकम का क्या हो रहा है, डिवाइडेशन हो रहा है। जैसे ए पेज सम रेंट ऑफ हिज स्टेप मदर आउट ऑफ हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द विल विच इज रिटन बाय हिज फादर, दिस इज डाइवर्शन ऑफ इनकम। यानी कि ए को जो है वो हाउस प्रॉपर्टी से कुछ इनकम हो रही है, मतलब जैसे मान लीजिए हर महीने उसे कोई किराया मिल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल उसको 50,000 रुपीज़ हर महीने मिल रहे हैं। ठीक है, अब इन 15,000 रुपीज़ में से वो हर महीने अपनी जो उसकी स्टेप मदर है उनको एक पे हिस्सा दे रहा है, एक पार्ट दे रहा है इसका, जैसे 10,000 रुपये उसकी स्टेप मदर को वो दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी ने एक विल लिखी थी उसके अकॉर्डिंग, तो वो लीगली ऑब्लाइज्ड है उसको देने के लिए, सीधी सी बात है, उसको देना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, एक ही इनकम जो थी 50,000 हर पर मंथ, उसका डाइवर्जन हो गया या डिवाइडेशन हो गया ना, वो किसी दूसरे को चली जा रही है। तो इसमें एक चीज़ और, बार बार जैसा मैं कह रही हूँ, इस प्रकार का डाइवर्जन भी अकॉर्डिंग टू लॉ ही होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि लॉ आपके ऊपर कोई ड्यूटी इम्पोज कर रहा है तो ही आप डाइवर्जन होगा इसमें, नहीं तो वो इसमें से माइनस नहीं किया जाएगा इनकम में से। ठीक है ना, अब ए वाकई में ए जो है वो लीगली अगर उसके ऊपर ड्यूटी है कि वो दे रहा है स्टेप मदर को, तो ही उसकी इनकम में से इसको इस हिस्से को 10,000 को हटाया जाएगा और उसकी इनकम फिर कितनी मानी जाएगी, 40,000 पर मंथ, इसी को मान के गणना करेंगे। क्लियर? नाउ
इनकम में भी परमानेंट और टेम्पररी। देखिए इनकम आपकी टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से परमानेंट भी हो सकती है, टेम्पररी भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं से मिलती रहे बस एक ही जगह से। हो सकता है कि आपने कहीं से टेम्पररी इनकम कमा ली हो, जैसे आपने कौन बनेगा करोड़पति खेला हो और वहाँ से इनकम हो गई हो आपको, तो उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा आपको। लॉटरी इनकम मान लीजिए आप, कमीशन मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये क्या होंगे आपके इनकम कैसी होनी चाहिए, परमानेंट भी हो सकती है और टेम्पररी भी हो सकती है। फिफ्थ इज रीइंबर्समेंट ऑफ पेमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। ठीक है, जब असेसी को किसी दूसरे के बिहाफ पर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कोई भुगतान किया जा रहा हो, वह भी उसकी आय है। मतलब इनकम में रीइंबर्समेंट भी शामिल होंगे। ठीक है, ये हो गया बात आपकी। फिर बात करें हम डिस्प्यूट रिगार्डिंग द टाइटल। जब यदि प्रॉपर्टी के टाइटल को लेकर कोई डिस्प्यूट है, कोई विवाद है, तो उस समय किस व्यक्ति की इनकम, अगर उसे मान लीजिए उस विवादित संपत्ति से कोई इनकम हो रही है, जैसे मान लीजिए घर है, उस घर से किराया आ रहा है, उस किराए के ऊपर ए भी अपना दावा कर रहा है, ये घर है आपका, है ना, इस यहाँ से अगर कोई रेंट आ रहा है तो इस रेंट को लेकर झगड़ा है ए और बी के बीच में, ए भी दावा कर रहा है और बी भी दावा कर रहा है, तो उस समय किसकी इनकम मानोगे, इसको, ए की या बी की? तो लॉ क्या कह रहा है कि वह उस व्यक्ति की आय मानी जाएगी जो उस संपत्ति से आय प्राप्त कर रहा है। अब मान लीजिए अभी के लिए ये किराया केवल ए रख रहा है, तो ये इसकी ही आय मानी जाएगी और उससे टैक्स वसूल किया जाएगा। क्लियर? अब देखिए इनकम इंक्लूड्स लॉस। व्यक्ति की इनकम में लॉसेस भी इंक्लूड होंगे। लॉसेस का सेट ऑफ करके बची हुई जो आय है उस पर कर लगाया जाता है। सो हम क्या कह सकते हैं, इनकम इंक्लूड्स नॉट ओनली प्रॉफिट्स और गेन्स बट इट इंक्लूड्स लॉसेज ऑल्सो। क्लियर? इसमें हानियां भी शामिल होगी, हालांकि उनका सेट ऑफ कर दिया जाएगा, उनको माइनस करके जैसे प्रॉफिट पे लगाया जाएगा, जैसे भी पहले हमने पढ़ा था कुछ देर पहले। ठीक है, नाउ नो डबल टैक्सेशन ऑन इनकम। किसी आय पर, एक ही आय पर दो बार कर नहीं लगाया जाएगा। जब हमने लगा ली एक बार, दोबारा उसी पर टैक्स हम नहीं लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे हमारा क्लास में सैलरी का चैप्टर चल रहा था, तब मैंने आपको बताया था, वहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय अपनी एडवांस सैलरी लेता है, एडवांस सैलरी एम्प्लॉय ने प्रीवियस ईयर में ली, तो जब अगले मतलब जो करंट ईयर है उस साल जब वो ड्यू होगी तो दोबारा से वो उसमें जोड़ी नहीं जाएगी। उस पर कब लगेगा? क्यों? जब उसको रिसीव्ड हुई है। एडवांस सैलरी जो होती है वो रिसीप्ट बेसिस पर टैक्सेबल होती है। तो जिस वर्ष आपने ली है, जैसे प्रीवियस ईयर आपने एडवांस सैलरी ली है, तो उसी वर्ष वो टैक्सेबल होगी, ना कि उस वर्ष जिस वर्ष वो आपको वाकई में दी जाती। समझ में आ गई कहानी? ठीक है, देयरफॉर द डेफिनेशन। अच्छा, हम यहाँ जब हम छोटा छोटा सा पढ़ रहे हैं तो हमने क्या देखा कि हमारी जो डेफिनेशन है इनकम की, ये कैसी है? इंक्लूसिव है। मतलब ये जो किसी चीज़, कुछ मदों को अपने अंदर शामिल कर रही है, एग्जॉस्टिव नहीं है। So the term income not only includes those things which included in section 2 subsection 24 but also includes such things which the term signifies according to its general and natural meaning। मतलब और भी देखो, ये यहाँ इसका एंड नहीं है, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस इनकम में इसके नेचर या फीचर्स को देखते हुए इनकम को इसमें शामिल किया जा सकता है। Now, income received in lump sum or installments is also liable to tax। ऐसी कोई इनकम जो लमसम या इंस्टॉलमेंट्स में मिल रही हो उस पर भी टैक्स दिया जाएगा। जैसे एरियर्स ऑफ बोनस विच इज रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स इज इनकम और टैक्स और एंड टैक्सेबल इन द हेड ऑफ सैलरी। ये तो पता था, बताया था हमने। सैलरी की तरह ही वो टैक्सेबल हो जाएंगे आपके। फिर वॉलंटरी रिसिप्ट्स, एक चीज़ हमने पढ़ी थी अभी पीछे जब हमने चार्ट बनाया था। तो देखिए, द रिसिप्ट्स विच डू नॉट अराइज फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ ए प्रोफेशन और बिजनेस और डू नॉट अमाउंट टू रेमुनरेशन, जो हमें किसी पेशे से प्राप्त नहीं हुए, बिजनेस से प्राप्त नहीं हुए, पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त नहीं हुए, एंड आर मेड फॉर रीजन्स प्योरली ऑफ पर्सनल नेचर, आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ टोटल इनकम। ठीक है ना? देखिए, जो हमें किसी भी हमारे किसी बिजनेस, प्रोफेशन या कैपिटल गेन, मतलब जो पांचों हेड है हमारे, उनसे अगर कोई इनकम हमें प्राप्त नहीं हुई तो वो यहाँ टोटल इनकम में शामिल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? एग्जाम्पल जैसे आपको मैंने बताया, रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ गौशाला एंड पाठशाला इज नॉट इनकम, अगर एंड देयरफॉर नॉट लायबल टू टैक्स। अगर वॉलंटरीली किसी ने, स्वैच्छिक रूप से किसी ने गौशाला के नाम पर या पाठशाला के लिए कोई दान दिया, ठीक है ना, तो वो हमारी इनकम में शामिल नहीं होगी। हमारी पर्सनल जो हमने रिसीव किया उसको, तो वो हमारी इनकम में शामिल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो हमने नहीं कमाई है, वो दान दी गई है या किसके लिए दी गई है? गौशाला या पाठशाला के लिए, तो वो टैक्स के लिए लायबल नहीं होगी। क्लियर? तो ये एक अलग बात थी जो मैंने बताई आपको। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ ली है। अगले वीडियो में हम लोग, हमारी एक डेफिनेशन रह गई है एग्रीकल्चर इनकम, उस पर बात करेंगे। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।